दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेता अरुण जेटली का आज जन्मदिन है और अरुण जेटली को याद करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम गए थे, जो अरुण जेटली के नाम पर एक पेविलियन उनके नाम पर डेडिकेट किया गया है, उनको याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि क्रिकेट में दो तरह के लोग होते हैं या खेल में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खेलते हैं यानी कि क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरा वो जो खेलने के लिए माहौल तैयार करते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, खिलाड़ी तैयार करते हैं। तो ख़ास तौर से ये बात जेटली के लिए कही गई थी, क्योंकि जेटली कोई क्रिकेटर नहीं थे, कोई बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं थे, उन्होंने कोई बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन जो क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको इवॉल्व करने में, खिलाड़ियों को आगे करने में, और ख़ास करके डीडीसीए के प्रेसिडेंट के रूप में रहते हुए दिल्ली से जितने भी अच्छे खिलाड़ी निकले हैं उनको आगे करने में जेटली का बड़ा योगदान था। लेकिन हम जेटली को आज याद नहीं कर रहे, बल्कि जेटली के बहाने जेटली के एक दूसरे सहयोगी, एक दूसरे साथी, जिनके बीच की बॉन्डिंग जो थी काफ़ी स्ट्रांग थी, और कह सकते हैं कि बिहार में अगर इतने सालों तक जेडीयू बीजेपी की सरकार बिल्कुल स्मूथलेस यानी कि बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ चली, तो उसमें जेटली का एक बड़ा योगदान था। एक तरह से बिहार के लिए कोई भी मुद्दा हो, वो इकलौते लास्ट पॉइंट पर्सन होते थे कि सब कहते थे कि अरे जेटली जी से जाकर पूछ लो। ऐसा प्योर पॉलिटिक्स में हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि कल जेडीयू की उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और जिसमें कि एक नए नेता का चुनाव हुआ है, आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार की जगह जेडीयू के अध्यक्ष होंगे। सरकार बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच में खटपट शुरू हुई है, तो उसको लेकर हम एक तरह से नीतीश कुमार जेटली के रिलेशनशिप और गठबंधन की बातों को आगे हम एक्सप्लोर करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर जेडीयू की जो बैठक थी उसमें हुआ क्या। जेडीयू की जो बैठक थी उसमें मुख्य रूप से 3 बातें हुई। पहली बात जो हुई कि आरसीपी को अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना था कि उनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए संगठन का काम जो है आरसीपी करेंगे, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। पहले जब वो ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे तब भी वो नीतीश कुमार के साथ रहे, जब नीतीश कुमार दिल्ली में रेल मंत्री थे तब भी वो उनके साथ थे, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा देकर वो एक तरह से वीआरएस लेकर वो पॉलिटिक्स में आ गए, तब से वो नीतीश कुमार के साथ हैं। और नीतीश के सबसे जो करीबी लोग हैं, जिसमें एक ज़माने में लल्लन सिंह हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा करीबी आज आरसीपी है, तो इसलिए आरसीपी को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जो बैठक में 3 बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं जिसकी एक आशंका जताई जा रही थी कि जेडीयू और बीजेपी की जो केमिस्ट्री है बिहार में, वो उतनी स्मूथ आने वाले दिनों में नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी एक वहाँ पे बड़ी पार्टी है, जेडीयू छोटी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पद है वो नीतीश कुमार के पास है, जो जेडीयू के नेता हैं। तो आखिर बीजेपी, असर्टिव बीजेपी, जेडीयू को कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी, और जेडीयू एक माइनर रोल में रहते हुए बीजेपी का जो ओवर डोमिनेंस है उसको कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी। तो इसकी पहली बानगी कल की बैठक में मिली। उसमें बैठक में पहला तो आरसीपी ने यह कहा कि जो अरुणाचल में जिस तरह से 6 विधायक जाकर बीजेपी में मिल गए हैं, तो उन्होंने इशारों में कहा कि जो गवर्नेंस का मॉडल है और जिस तरह से हम कभी भी धोखा नहीं देते, यानी कि उनका आरोप था बीजेपी के ऊपर कि किस तरह से बीजेपी ने उन 6 एमएलए को जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनसे चुरा लिया, तोड़ लिया और अपने में मिला लिया। हालांकि जो कृषि त्यागी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बाद में यहाँ तक कहा कि जो गठबंधन का धर्म है वो वाजपेयी से सीखना चाहिए, कि किस तरह से वाजपेयी 23-24 पार्टियों के गठबंधन को इतने सालों तक, 6 सालों तक उन्होंने एक किस तरह से केमिस्ट्री बनाकर गठबंधन धर्म को निभाया। तो गठबंधन का धर्म वाजपेयी से सीखना चाहिए, यानी कि सीधा आरोप था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रही, अपने गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर है उसको कमजोर कर रही है।
और चूंकि ये आरोप उस समय लगा है जब बीजेपी का एक अलायंस पार्टनर जो हनुमान बेनीवाल हैं राजस्थान में थे, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर साथ छोड़ दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब फार्मर बिल पास हुआ था तो अकाली दल जो उनका एक सबसे जो पुराना गठबंधन का साथी बीजेपी का रहा है, अकाली दल जनसंघ के जमाने से भी पहले, तो उसने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया। उससे पहले शिवसेना जो कि बीजेपी का दूसरा ओल्डेस्ट अलाई था, उसने भी नाता तोड़ लिया और वो जाकर बीजेपी के सबसे बड़े अपोनेंट है कांग्रेस से जाकर हाथ मिला लिया। उससे पहले के अगर लिस्ट निकाले तो ढेर सारी ऐसे एलआई हैं जो 2014 के बाद बीजेपी से अलग हुए हैं, जिसमें असम गण परिषद से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, अलग अलग पार्टियां जो हैं बीजेपी से नाता छोड़ती रही है। अब जो बीजेपी के पास सबसे बड़ा इस समय अलायंस पार्टनर है वो जेडीयू है, जिसके साथ में वो बीजेपी सरकार शेयर कर रही है। और जेडीयू ने जिस तरह की बातें कही मीटिंग में, पहला तो उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन धर्म ठीक से नहीं निभाया जा रहा, वाजपेयी से गठबंधन धर्म सीखें, और किस तरह से उन्होंने धोखा दिया है एक तरह से। दूसरी जो बातें कही कि जो अलग अलग राज्यों में इस समय इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर कानून बन रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाए हैं कि जो लोग धर्मांतरण करके विवाह करते हैं उनके लिए वो कानून बनाया है। इससे कहीं ना कहीं देश में एक वैमनस्य और खास करके एक मोडस ऑपरेंडी है कि देश में कैसे कटुता बढ़े, लोगों के बीच में जो आपसी प्रेम है वो कैसे खत्म हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरह से खुल्लम खुल्ला सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर था केसी त्यागी का कि बीजेपी देश की जो एकता है, देश में जो प्रेम है तो समुदाय के बीच में, उसको खत्म करने के लिए काम कर रही है। और तीसरी बात जो नीतीश कुमार ने कही, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है और मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था और मुख्यमंत्री मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि किस तरह से एक उनके ऊपर दबाव रहा, और जब मैंडेट आया था तो मैंडेट के बाद बीजेपी ने उन्हें दबाव डाला और कहा कि आप मुख्यमंत्री हो जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री पद मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसी बात में ये भी एक नेता ने कहा, बल्कि केसी त्यागी ने कहा कि किस तरह से 2010 में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट इसलिए बेहतर था कि क्योंकि जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा था और जेडीयू अपने पीक पे थी, तो बीजेपी ने 2010 में अच्छा परफॉर्म किया जेडीयू के कारण। लेकिन तब तो कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। इस बार अगर जेडीयू ने खराब परफॉर्मेंस किया है और बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है तो इससे रिलेशनशिप में वो कटुता नहीं आनी चाहिए। और साथ ही जेडीयू ने एक डिमांड और रखी कि केंद्रीय कैबिनेट में जो अभी तक जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि 2019 के चुनाव के बाद तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और कैबिनेट में जेडीयू का कैंडिडेट यानी कि उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, जबकि बिहार में बीजेपी की तरफ से नुमाइंदे हैं कैबिनेट में, तो जेडीयू को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब सवाल है कि जेडीयू ने ये सब बातें क्यों कही। सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू एक वैसा इकलौता अलायंस पार्टनर इस समय बीजेपी के पास बचा है, और बीजेपी महाराष्ट्र झारखंड में सरकार गंवाने के बाद इस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार में भी सरकार गंवाए। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, और जिस तरह से बीजेपी का प्रेशर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के ऊपर बढ़ेगा, पहला प्रेशर तो बीजेपी ने इस तरह से एल्ड किया कि सुशील मोदी को वहाँ से हटा दिया, जो नीतीश कुमार का एक कंफर्ट फैक्टर था। उसके बाद 2 वैसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जो दिल्ली के इशारों पर बिल्कुल सीधे तौर से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हमेशा हॉन्ट करते रहेंगे। तो इसलिए अब जेडीयू को लगता है कि बीजेपी को बैलेंस करने के लिए ये सब तरीके हैं। पहला उन्होंने जो धर्मांतरण और इंटरफेथ मैरिज का मुद्दा उठाया, इसी तरह सीए के ऊपर भी जेडीयू की अपनी कंप्लेन थी उस समय में। दूसरा जो उन्होंने कैबिनेट में रिशफल के बाद अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया, क्योंकि कैबिनेट में आने वाले दिनों में रिशफल जब होगा तो जेडीयू को बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। और तीसरा जो मुद्दा एक तरह से नीतीश कुमार ने उठाया कि ये मत समझे कि मैं सत्ता से गद्दी से चिपका रहूंगा और जितना भी आप प्रेशर मेरे ऊपर डालते रहेंगे वो मैं सहता रहूंगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी लीडरशिप के लिए वो धमकी के जैसा भी उसको आप रीड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जेडीयू अपनी तरफ से बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है कि वो एक गठबंधन धर्म समानता के आधार पर चलाए, न कि बड़े पार्टनर बिग ब्रदर के रोल में, जैसा कि अमित शाह के बारे में कहा जाता है, वो उस तरह से उनको ट्रीट करें। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।